नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनाव का। अखिलेश यादव ने भाजपा को बताया ठहरा हुआ रथ, मुख्यमंत्री योगी की तरफ किया इशारा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अभिषेक बनर्जी का भाजपा पर कड़ा वार, कहा आपदा के वक्त पार्टी नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने। क्या है पूरा मामला, आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी चुनाव, अखिलेश यादव ने भाजपा को बताया ठहरा रथ, मुख्यमंत्री योगी की तरफ किया इशारा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने के बाद से यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। इसे भाजपा की तरफ से सियासी बिगुल फूंकने की तरह देखा जा रहा है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर अक्सर कमेंट कर भाजपा पर निशाना साधते रहते हैं। गुरुवार को उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम। दरअसल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ये चुनाव अपने दम पर लड़ेगा, इसलिए सभी बड़े फैसले हाईकमान तय करेगा। इसी को लेकर अखिलेश ने तंज कसा है। बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर माहौल बनने लगा है। इन चुनाव को भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान जनता को हुई मुश्किल और पंचायत चुनाव में आए परिणामों को देखते हुए यूपी चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं माना जा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर कड़ा वार, कहा आपदा के वक्त पार्टी नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में गरीबों के घर जाने वाले बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आई आपदाओं के दौरान ये नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। बनर्जी सोमवार को उन लोगों के परिजन से मिलने गए जिनकी मौत बिजली गिरने के कारण हो गई थी। इसी के बाद बनर्जी ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजन की वित्तीय मदद की घोषणा की है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने मृतकों के परिजन को पहले ही वित्तीय मदद मुहैया करा दी है। बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा का स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए कहा, जिन लोगों ने चुनाव के दौरान गरीबों के घरों में बैठकर केले के पत्तों पर भोजन किया और तस्वीरें खिंचवाई, वे अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा, लेकिन हमारी नेता ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता हर हालात में लोगों की मदद के लिए हमेशा पहुंचते हैं। दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में बिजली गिरने से सोमवार को कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। बनर्जी ने बीजेपी के इस दावे को भी खारिज किया कि जब प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की और वित्तीय मदद की घोषणा की, उसके बाद ही बनर्जी ने मुर्शिदाबाद एवं हुगली में मृतकों के परिजन से मिलने का फैसला किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम मुश्किल के समय में हमारे लोगों के साथ हमेशा हैं, लेकिन अब बीजेपी कहां है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से विभिन्न मोर्चों पर तृणमूल सरकार के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की आलोचना के बारे में कहा, मैं पहले उनसे आपसी लड़ाई से निपटने को कहूंगा, उन्हें पहल अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। इसी सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में सियासी नजारा देखने को मिला। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा घाटी विकास योजना के बजट में ज्यादा छूट देने के प्रस्ताव का विरोध किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जिस तरह नरोत्तम मिश्रा ने परियोजनाओं को सरकारी छूट दिए जाने पर आपत्ति जताई, वह हैरान करने वाली घटना थी। पहली बार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मुद्दे पर आमने सामने दिखे। दरअसल कोरोना के बाद पहली बार भोपाल में सभी मंत्री वल्लभ भवन में बैठक करने आए थे। कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से वर्चुअल कैबिनेट बैठक हो रही थी। बैठक में नर्मदा घाटी विकास योजना के 8,800 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट को बजट से ज्यादा छूट देने का प्रस्ताव आया। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विरोध करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं में बांध नहीं बने हैं, लेकिन पाइप पहले ही डाले जा रहे हैं, यह समझ से परे है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब कोरोना संकट के दौरान सारे विभागों के बजट में कटौती की जा रही है, तो इस विभाग को सरकार सीमा से ज्यादा छूट देने पर क्यों सोच रही है। हालांकि बैठक में कुछ दूसरे मंत्रियों ने कहा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे देनी चाहिए, जिस पर मिश्रा ने कहा कि इस पर उनका विरोध दर्ज किया जाए, वह इसके पक्ष में कतई नहीं है। मिश्रा के तेवर देख सभी मंत्री हैरान थे। हालांकि कुछ मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ थे, तो कुछ उनके खिलाफ में आवाज उठाए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से भी जवाब तलब किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुपचाप बैठे रहे और मिश्रा बैठक से उठकर सीधे भाजपा दफ्तर पहुंचे और संगठन मंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखी। हालांकि बाद में ये सारे प्रस्ताव पारित कर दिए गए। दरअसल पिछले कुछ समय से शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के बीच मनमुटाव चल रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने के पीछे दतिया विधायक नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका बताई जा रही थी। नरोत्तम मिश्रा और उनके करीबियों के मानना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार भले ही सत्ता में आ गई, लेकिन उनका हक नहीं मिला। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले उनकी कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा और प्रहलाद पटेल से बैठकों की तस्वीरें सामने आई थी। उन्होंने इसे सामान्य मेल मुलाकात कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, वॉक इन की भी हो व्यवस्था, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ गई है। ऐसे में सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा आबादी का टीकाकरण करने की है। वैसे विपक्ष लंबे वक्त से सभी को वैक्सीन फ्री में देने और राज्यों का बोझ करने की मांग कर रहा था, जिसको हाल ही में केंद्र ने मान लिया। ऐसे में अब विपक्षी दल कांग्रेस ने वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने इसमें बदलाव की मांग की है, ताकि गरीब लोगों को भी आसानी से वैक्सीन लग सके। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। इससे पहले राहुल ने फ्री वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि अगर मोदी सरकार ने सभी के लिए वैक्सीन फ्री कर दी है तो प्राइवेट अस्पताल वाले क्यों टीके के लिए जनता से पैसे ले रहे हैं। दरअसल जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था तो उसी वक्त सरकार ने तय कर दिया था कि वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके तहत कोई भी आरोग्य सेतु या कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके बाद उसको एक डेट पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की बहुत समस्या है। साथ ही बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। ऐसे में काफी लोग अभी तक वैक्सीनेशन से वंचित हैं। वैसे सरकार ने 45+ ग्रुप के लिए वॉक इन व्यवस्था तो पहले से शुरू कर रखी है, लेकिन 18+ वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खाद्य तेलों ने निकाल दिया आम आदमी का तेल। सरसों, सोया, सूरजमुखी, मूंगफली, वनस्पति और पाम ऑयल की कीमतें छू रही आसमान। जी हां दोस्तों, पिछले एक साल में खाद्य तेलों की कीमतों में जिस तरह उछाल आई है, उससे आम आदमी का तेल निकल रहा है। एक तो लॉकडाउन से कमाई घट गई और ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। देश के कई हिस्सों में सरसों का तेल 200 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गया है। हालांकि उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 9 जून को देश में सरसों तेल की औसत कीमत 171 रुपए प्रति किलो थी। ये तो हुई सरसों तेल की बात। अब आगे सूरजमुखी, सोया ऑयल, पाम ऑयल, वनस्पति और मूंगफली के तेल की कीमत भी देख लें। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 9 जून 2021 को मूंगफली तेल खगड़िया में जहां 238 रुपए प्रति किलो था, तो वहीं होशंगाबाद में 90 रुपए। अगर सरसों तेल की बात करें तो 209 रुपए किलो पोर्ट ब्लेयर व साहिबगंज में, तो उदयपुर में 115 रुपए। वनस्पति मैसूर में 215 रुपए पर पहुंच गया, तो 79 रुपए कालाबुरागी में बिक रहा है। सोया तेल 190 रुपए किलो खड़गपुर में, तो 100 रुपए किलो गोरखपुर में बिक रहा है। सूरजमुखी तेल 247 रुपए किलो बीकानेर में, तो 104 रुपए किलो उदयपुर में बिक रहा है। जबकि पाम तेल 189 रुपए लखनऊ में, तो 80 रुपए किलो दीमापुर में था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी बनाम योगी, नमामि गंगे के पोस्टर से पीएम मोदी की तस्वीर नदारद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शुरू हुआ शीत युद्ध शांत होता नहीं दिख रहा है। इसके संकेत उस समय मिले जब प्रदेश सरकार द्वारा नमामि गंगे को लेकर लगाए गए पोस्टरों से मोदी और शाह के चित्र नदारद थे। यह पहला मौका है जब सरकार द्वारा जारी किए गए किसी पोस्टर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के चित्र हटा दिए गए हों। माना जा रहा है कि योगी और मोदी के बीच चल रहे शीत युद्ध के कारण योगी ने यह कदम उठाया है। हालांकि मोदी और शाह की जोड़ी राज्यों को ठाकुरवाद से मुक्त कर आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को लामबंद करने में जुट गए हैं। सूत्र बताते हैं कि मोदी और शाह की कोशिश है योगी का कद छाटने के लिए वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा किया जाए, क्योंकि योगी कथित रूप से आरोप है कि वह राज्य में ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रहे हैं। को देखते हुए मोदी ब्राह्मणों को आगे करने की कोशिशों में जुटे हैं। पहले अपने करीबी AK शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की और अब जितिन प्रसाद को भाजपा में लाकर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश हो रही है। योगी इस चाल को पूरी तरह भांप रहे हैं। नतीजा, उन्होंने अपनी छवि सुधारने की कोशिशें तेज कर दी है। नमामि गंगे का पोस्टर उसी कड़ी का एक हिस्सा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने कहा, मोदी सरकार को सत्ता से हटाना हमारा लक्ष्य। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में आए किसान नेताओं के एक जनप्रतिनिधि दल को नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा, हमारा मूल लक्ष्य मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। यहाँ किसान नेताओं के साथ बैठक में सुश्री बनर्जी ने कहा कि
एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां राज्य नीतिगत विषयों पर बातचीत कर सके। उन्होंने कहा कि राज्यों को निशाना बनाना संघीय ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। उत्तर भारत के किसान संगठनों के नेताओं से इस मुलाकात से कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि पार्टी पश्चिम बंगाल की भौगोलिक सीमाओं के बाहर अपना प्रभाव बढ़ाएगी। राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह की अगुवाई वाले भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को कोई वोट नहीं अभियान चलाया था। उनकी आने वाले समय में अन्य राज्यों के चुनावों में भी इसी तरह की योजना है। ममता बनर्जी ने किसान नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, किसानों के आंदोलन को समर्थन रहेगा। भारत पूरी उत्सुकता से ऐसी नीतियों का इंतजार कर रहा है जिनसे कोविड-19 से लड़ने में किसानों और उद्योगों की सहायता करने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों से बात करना इतना मुश्किल क्यों है? वह दरअसल केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता रुकने की ओर इशारा कर रही थी और जो संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ कई महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। ममता बनर्जी ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर किसानों और उद्योगों सभी क्षेत्रों के लिए भाजपा का शासन अनर्थकारी रहा है। हम प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों तरह की आपदाओं का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान नेताओं ने उनसे अनुरोध किया है कि वह किसानों के विषयों पर अन्य राज्यों के नेताओं से बात करें और किसान संगठनों के साथ संवाद आयोजित करें। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार किसान संगठनों से बातचीत को तैयार, कृषि मंत्री बोले, कृषि कानूनों में कहां आपत्ति है बताएं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि सरकार विरोध कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने किसान संगठनों से तीनों कृषि कानूनों के प्रावधानों में कहां आपत्ति है ठोस तर्क के साथ अपनी बात बताने को कहा है। सरकार और यूनियनों ने गतिरोध खत्म करने और किसानों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए 11 दौर की बातचीत की है, जिसमें आखिरी वार्ता 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन में एक ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद बातचीत रुक गई थी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 6 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान डेरा डाले हुए हैं, जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। इन किसानों को आशंका है कि नए कृषि कानूनों के अमल में आने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद समाप्त हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है और समाधान खोजने के लिए एक समिति का गठन किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद तोमर ने कहा, देश के सभी राजनीतिक दल इन कृषि कानूनों को लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लाने का साहस नहीं जुटा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में हो रही मौतों से बिफरे राहुल गांधी, कही ये बात। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भी किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठन की ओर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना ही किसान आंदोलन के मुद्दे का एकमात्र समाधान है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान आंदोलन के दौरान 500 किसानों की मौत होने के दावे वाले हैशटैग के साथ ट्वीट किया। खेत देश की रक्षा में तिल तिल मर रहे हैं किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, किसान को भीख नहीं न्याय चाहिए, किसान को अहंकार नहीं अधिकार चाहिए। घमंड के सिंहासन से उतरिए, राजहट छोड़िए, तीनों काले कानून खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से कई किसान संगठन दिल्ली के निकट कुछ स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 जून को पानीपत से दिल्ली कूच करेंगे 25,000 किसान, घोड़ों पर निकलेगा निहंगों का जत्था। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब किसान आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगा है। 10 जून को किसानों का दिल्ली कूच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चढ़ूनी करेंगे। पानीपत से दिल्ली कूच का नेतृत्व सिख निहंग और ऊंटों के साथ 25,000 किसानों के कूच का दावा कृषि कानूनों के विरोध में 10 जून को पानीपत से दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसानों का जत्था पानीपत से दिल्ली कूच को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज किसान भवन में बैठक की। पदाधिकारियों ने बताया कि दिल्ली कूच की तैयारी पूरी हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी दिल्ली कूच का नेतृत्व करेंगे। पदाधिकारियों का दावा है कि घोड़ों पर सवार सिख निहंग और ऊंटों के साथ 25,000 किसान व 5,000 गाड़ियां कूच में शामिल होंगी। दिल्ली कूच में किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए गांवों में संपर्क किया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने 10 जून को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। भाजपा पदाधिकारियों ने दावा किया है कि कूच की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के सभी गाँवों में संपर्क किया है। यूनियन के प्रचार अध्यक्ष बॉर्डर पर नेताओं से बात करने जा चुके हैं। जिलाध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने बताया कि कूच का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे। 10 जून को 9 बजे से किसानों का जुटना शुरू होगा। करीब 10:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के बाद किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ेगा, जिसमें 25,000 किसानों के शामिल होने का दावा किया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कूच में काफी संख्या में युवा किसान शामिल होंगे। सभी को झंडे के लिए अपने अपने डंडों पर तेल लगाने के लिए कहा गया है, ताकि झंडा मजबूती से ऊंचा उठा रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
2022 में यूपी की जनता 2 गुजरातियों को साबरमती आश्रम भेज देगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री पर सपा नेता ने कसा तंज, मिले ऐसे जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साल 2022 के फरवरी और मार्च महीने में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे, जिसमें करीब 403 सीटों पर लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन चुनावों को लेकर कई पार्टियां अभी से ही तैयारियों में लग गई है। वहीं हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि साल 2022 में यूपी की जनता इन दोनों गुजरातियों को साबरमती आश्रम भेज देगी। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए लिखा, दिल्ली और बंगाल की जनता ने इन सौदागरों को कड़ा सबक सिखाया है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता 2 गुजराती ठगों को साबरमती आश्रम भेज देगी। सपा नेता आईपी सिंह अपने इस ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए। एक यूजर ने उन्हें सलाह देते हुए लिखा, बिना अपशब्द बोले जिस तरह तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव लड़ा वह बधाई के पात्र है, लेकिन आप लोग बदजुबानी करके एक तरफा लड़ाई करते देते हैं। चुनाव लड़ना है तो पहले जुबान पर नियंत्रण कीजिए। सपा नेता के ट्वीट पर आए कमेंट यही नहीं रुके। एक यूजर ने लिखा, यूपी चुनाव के लिए ईवीएम पूर्व कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। 140 अभियंता ईवीएम प्री प्रोग्राम सेट किया जा रहा है। दूसरी और एक यूजर ने आईपी सिंह के ट्वीट पर चुटकी लेते हुए लिखा, सर आप भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं? आपको पहले से ही खूब सारी बधाई। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक और ट्वीट किया था। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपी के कानपुर में हुए सड़क हादसे को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में सब ठीक नहीं, उधर शुभेंदु अधिकारी की हाईकमान से मुलाकात, इधर दिलीप घोष की बैठक से नदारद रहे कई नेता। जी हां दोस्तों, बंगाल बीजेपी के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। टीएमसी से शामिल हुए कई नेता अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। दूसरी ओर पार्टी में बाहरी बनाम भीतरी की समानांतर राजनीति की लड़ाई भी देखी जा रही है। जहां एक और मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष राज्य पदाधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक कर रहे थे। दिलीप घोष ने हेस्टिंग्स स्थित पार्टी ऑफिस में बीजेपी के राज्य पदाधिकारियों, जोनल पर्यवेक्षकों और मोर्चा प्रमुखों के साथ बैठक की। पार्टी ने कहा कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा इस वक्त पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दिलीप घोष ने बैठक के बाद कहा कि वह टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएंगे और बीजेपी वर्कर की हत्याओं का मुद्दा उठाएंगे। घोष ने यह भी कहा कि पूरे राज्य में पार्टी नेता विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक बदले की भावना के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। घोष की इस बैठक में जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वह था बड़े नेताओं का इसमें शामिल न होना। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता नदारद दिखे, खासकर जो टीएमसी से शामिल हुए हैं। कृष्णा नगर से बीजेपी विधायक मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। जहां मुकुल रॉय के लिए कहा गया कि वह पोस्ट कोविड शिकायतों के बाद आइसोलेशन में है, वहीं राजीव बनर्जी के लिए पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह राज्य पदाधिकारी नहीं है, फिर भी उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना टीकाकरण, यूपी बिहार का हाल सबसे खराब। केंद्र का टारगेट पूरा कराने में योगी सरकार को लगाना होगा 9 गुना ज्यादा दम। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि साल के आखिरी तक देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा। इसके लिए अब तक हो रहे वैक्सीनेशन को 5 गुना तेज करना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में इस टारगेट को पाने के लिए टीकाकरण को 9 गुना बढ़ाना होगा। जनसंख्या के हिसाब से बिहार में भी टीकाकरण की हालत खराब है, इसे 8 गुना तेजी लानी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीते 5 महीने में 12% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कुल जनसंख्या की मात्र 2.5% है। अभी एक दिन में 1.4 लाख लोगों को टीका लगता है। इसे बढ़ाकर जब एक दिन में 13.2 लोगों को टीका लगना शुरू होगा, तभी दिसंबर के आखिरी तक केंद्र का टारगेट पूरा हो सकेगा। वहीं बिहार की बात करें तो 12.6% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। दूसरा डोज लेने वाले लोग केवल 2.5% हैं। जनसंख्या के हिसाब से टारगेट हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार 6 गुनी बढ़ानी होगी, यानी एक दिन में 6.6 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। अभी यहां 78,000 लोगों को एक ही दिन में टीका लग पाता है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में 38.1% अडल्ट पॉपुलेशन को पहली डोज मिल चुकी है। 7.9% को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। हिमाचल को भी रोज लगने वाली डोज को 18,000 से बढ़ाकर 41,000 करना होगा। वहीं केरल को भी 2.8 गुना वैक्सीनेशन को तेज करने की जरूरत है। देश के 6 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उन्हें अपने
प्रयास तेज करने होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत आज ममता बनर्जी से मिलेंगे, क्या है इस मुलाकात के सियासी मायने? जी हां दोस्तों, कोरोना के हालात सुधरने के साथ ही किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को और मजबूती देने की कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपना सियासी प्रभाव जमाने की तैयारी में है। वहीं राकेश टिकैत भी किसान आंदोलन को निर्णायक दिशा में ले जाना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमण के मामलों में तेजी आई, इससे चलते किसानों की मूवमेंट पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब स्थिति सुधरने के बीच टिकैत चाहते हैं कि फिर से आंदोलन को गति मिले। ममता बनर्जी नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर रही हैं और उन्होंने किसानों के विरोध को अपना समर्थन भी किया है। ऐसे में राकेश टिकैत उनके साथ मिलाकर आंदोलन को फिर से धार देना चाहते हैं। किसान आंदोलन को ममता का समर्थन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। उन्होंने दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था और समय समय पर किसान आंदोलन के पक्ष में अपनी आवाज भी उठाती रही है। इतना ही नहीं, टीएमसी के तमाम सांसद भी दिल्ली की सीमा पर पहुंचे थे, जहाँ किसान पिछले साल नवम्बर से धरने पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ राकेश टिकैत प्रचार में भी उतरे थे। राकेश टिकैत ने बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने का आग्रह किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।